आयुष विधि एवं खेल मंत्री माननीय श्री यदविंदर गोमा जी, हिमाचल सरकार में हमारे पर्यटन विकास बोर्ड एवं एचपीटीडीसी के चेयरमैन कैबिनेट दर्जा प्राप्त श्री रघुवीर सिंह बाली जी, श्री केवल सिंह पठानिया जी जो कि डिप्टी चीफ व्हिप है, श्री सुरेश कुमार जी जो विधायक है भोरंज के, श्री चौधरी चंद्र काकू जी पूर्व विधायक, नरेंद्र निशु मोंगरा जी अध्यक्ष एपीएमसी, श्री किशोरी लाल विधायक, राजनाथ जी, कैप्टन निर्मल सिंह जो इस पंचायत के भी प्रधान है, सभी अशोक हिमाचली जी, राजेश राजा जी, हमारे साथी अजय वर्मा जी जो मेरे साथ युवा कांग्रेस में काम कर चुके हैं, सुमन वर्मा जी नगर पंचायत परिषद की अध्यक्षा, सभी सम्मानित कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग, माताएं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, कांगड़ा मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया। ये बात ठीक है कि जिसका आपने साथ दिया वो पार्टी बदलते रहे, लेकिन जनता कांग्रेस के साथ खड़ी रही। और मैं आपको ये कहने आया हूं, आप निश्चिंत रहिए। चुनावों के वक्त भी मैं आया था, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर मैं आज आपके क्षेत्र का इस तरफ के क्षेत्र का दौरा मैंने किया। मैंने पूर्व विधायक काकू जी से बात की, एपीएमसी के चेयरमैन निशु मोंगरा जी से बात की कि आप छोटी छोटी 4 बैठकें आने वाले समय में कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे, और मैं खुद एक रात आपके किसी गांव में भी आने वाले समय में बताऊंगा। मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। अगले 5 साल में पूरे कांगड़ा जिला की तस्वीर बदलने वाली है। और तस्वीर बदलना किसे कहते हैं? तस्वीर बदलना उसे कहते हैं जब कांगड़ा की जनता के हाथ में पैसा आए, जब कांगड़ा के गांव के लोगों के हाथ में पैसा आए, आपकी अर्थव्यवस्था में बदलाव हो, अच्छे शिक्षा संस्थान हो, अच्छा पीने के लिए पानी हो, अच्छे हेल्थ सेक्टर हो, और हमारी सरकार इस दिशा में बड़ी तेजी से काम कर रही है। आने वाले समय में आपको हमारे और फैसले नजर आएंगे जो हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए होते हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रदेश की संपदा को, जो जनता का पैसा है, जो आपका पैसा है, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए लुटा देगी। आम जनता का पैसा होता है, और कोई भी सरकार आपके द्वारा चुनकर 5 साल के लिए सत्ता में आती है। जिसको आप सत्ता में चुनकर भेजते हैं, उस पर आप विश्वास करते हैं कि वो जनता की समस्याओं का निदान करेगा और समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ पहुंचे। लेकिन पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, इस प्रदेश के खजाने को राजनीतिक लाभ के लिए लुटा दिया। अब उस राजनीतिक लाभ का फायदा तो उन्हें चुनावों में नहीं हुआ, और हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया। और आज मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है। पहली बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर सोचा गया। हिमाचल प्रदेश की 80% जनता गांव में निवास करती है, और गांव में निवास करके छोटी मोटी थोड़ी बहुत जगह है हमारे पास, जो हमारे पास पशुधन है,
उसके द्वारा भी अपना गुजारा करती है। लेकिन क्या हम ग्रामीण जनता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ कुछ ज्यादा कर पाए हैं? मैं कहूंगा पिछले 40 वर्षों से जिस आर्थिक समृद्धि की बात हम कर रहे हैं, उस आर्थिक समृद्धि में कहीं ना कहीं कमी रही है और निश्चित तौर पर इस दृष्टि से हमने सोचना शुरू किया। आपने देखा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गांव के किसान के हाथ में पैसा देने के लिए हमने जो दूध का मूल्य था, जो सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा, उसमें 15 रुपए की बढ़ोतरी की। मिल्क फेडरेशन के द्वारा दूध का मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया, 30 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया। और हमने ये पाया कि महज दूध के मूल्य से उसमें आर्थिक समृद्धि नहीं आ सकती। इस दृष्टि से हमने और विचार किया और पहली बार हमने गोबर आधारित खेती पर जोर दिया। मुझे खुशी है कि 4000 मीट्रिक टन मक्की जो प्राकृतिक रूप से उगाई गई थी, जो गोबर से उगाई गई थी, वो 30 रुपए किलो के हिसाब से किसान से खरीदी गई और उसमें 30 रुपए किलो हमने किसान को तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवा दिए गए। जो गेहूं है, जो प्राकृतिक खेती से उगाई जाएगी, उसको भी हम 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे। और धीरे धीरे अभी किसान इस दिशा में आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन आने वाले महीनों में आप देखोगे 1-2 महीने के बाद आपसे उसके फॉर्म भरवाए जाएंगे। आपको किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना है, उसका बारे में जानकारी दी जाएगी। इस बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है, उसको बनाया जा रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार उसमें धन का भी बहुत अधिक सदुपयोग करेगी। मनरेगा के तहत कई बहनें हमारे काम पर लगी रहती है। मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई एक कार्य योजना है, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी की सोच ने उसको आगे बढ़ाया। और मुझे खुशी है कि पहली बार इतिहास में मनरेगा की दिहाड़ी में अपने संसाधनों से हमने 60 रुपए की बढ़ोतरी की, 240 से बढ़ाकर 300 रुपया उसको किया। तो ये सब चीजें आने वाले समय में आप देखोगे कि आपके घर में, आपके हाथ में सीधा पैसा आएगा। हमारी कोशिश है कि आज जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसमें बहुत कमी आ रही है। जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, कोई प्राइवेट स्कूल साथ वाले में खुल जाता है, उसमें हम फीस भी दे रहे हैं, उसकी ट्रैवलिंग का खर्चा भी दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते। गांव में होड़ लगी है कि किसी का स्कूल खुल गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है, जब सरकार चलाते वक्त अच्छा प्रशासन ना हो। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी होता है। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी होता है, तब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है। गांव के साथ ही एक प्राइवेट स्कूल खुला है, हमने पूरे प्रदेश में देखा, उसमें बच्चे ज्यादा है और सरकारी स्कूल में बच्चे कम है। जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक है, वो टेस्ट के थ्रू आते हैं, मेरिट के थ्रू आते हैं, अच्छा पढ़ाना जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी उसमें जरूर थी। हमने उन कमियों को देखा और आज मैं कह सकता हूं, जो भविष्य की शिक्षा नीति में हम बदलाव करने जा रहे हैं, वो गांव के बच्चों को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? अभी ये स्कूल मांग रहे थे कि कॉमर्स स्टार्ट कर दी जाए, साइंस की क्लासेस इस स्कूल में स्टार्ट कर दी जाए। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें सिर्फ नोटिफिकेशन करना है और वहां साइंस और आर्ट्स की क्लासेस और कॉमर्स की क्लासेस शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसी साइंस और ऐसी कॉमर्स की क्लासेस शुरू करके क्या फायदा, जहां टीचर ही कुछ दिनों बाद आपके वहां से स्थानांतरित हो जाए। उस बच्चे के साथ भी हम न्याय नहीं कर सक रहे हैं।
उस गांव के परिवार के बच्चों के साथ भी हम न्याय नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव की जरूरत है। 5वीं का बच्चा आज, ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्हीं की सरकार के द्वारा किया गया सर्वे है, दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश नंबर 2 और 3 केरला के बाद हुआ करता था, आज हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। हमारी सरकार को बने हुए तो सिर्फ 2 साल हुए। अगर हम कोई शिक्षा संस्थान में सुधार करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि शिक्षा सब कुछ बंद कर दिया, कुछ नहीं बंद किया। हम उसको अच्छा बनाना चाहते हैं। हम गांव के परिवारों को धोखा नहीं देना चाहते कि गांव के परिवार के बच्चे जब सरकारी स्कूल में जाएं और वहां टीचर भी ना हो और बोले कि सरकारी स्कूल में शाम को बच्चा घर पढ़ के आए, माँ बाप सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। मैं खुद सरकारी स्कूल में उस समय तो टाट हुआ करता था, 8वीं के बच्चों को टाट मिला करता था, शिक्षक पढ़ाते थे। उस समय तो थोड़ी बहुत पिटाई भी हो जाया करती थी। अब पिटाई का समय भी चला गया है। लेकिन आज हालात यहां तक है कि अगर आज हमने इसमें सुधार नहीं किया तो हम उन परिवारों को भी धोखा दे रहे हैं, उन बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं। सिर्फ नाम मात्र के शिक्षा संस्थान खोलकर उनकी जो गुणवत्ता है और उनकी जो पढ़ने की लगन है उसमें भी कमी ला रहे हैं। इसलिए हमने फैसला किया, हमने तकरीबन उन स्कूलों को बंद करने का फैसला किया जिन स्कूलों में मात्र बच्चों की संख्या सिर्फ 5 है, कई जगह 23 है और टीचर 5वीं तक 1 है और कई जगह सिर्फ 15 बच्चे हैं और टीचर 3 है। इसमें भी हम परिवर्तन कर रहे हैं। आने वाले समय में हमने पहले ही कहा है कि प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी तक स्कूल एजुकेशन का एक डायरेक्टरेट होगा और हम उस डायरेक्टरेट में ये करेंगे कि जो आने वाले समय में जो ACRs है उसमें भी हम बदलाव करने जा रहे हैं। नहीं तो क्या हुआ, मैंने इस समय देखा कि ACRs की फाइल आती है, उसमें लिख दिया जाता है गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैंने पूछा इनके नंबर क्या तय है, कहा नंबर कुछ नहीं है, नीचे से लिखकर गुड वेरी गुड आया, मैंने भी एक्सीलेंट लिख दिया। इस बार मैंने अधिकारियों को कहा, उनकी भी मैंने प्रमोशंस की फाइल को मैंने कुछ समय के लिए रोका, कहा पहले आप नियम बनाइए कि किस बच्चे के उसकी स्कूल में कितनी मेरिट आ रही है, किस बच्चे ने किस प्रकार से उसमें अपनी अटेंडेंस लगाई है और कितने दिन उस टीचर की अटेंडेंस रही है, उसके हिसाब से हमने नंबर बाइफरकेट किए हैं। आने वाले समय में जो शिक्षकों की ACR है उसके आधार पर लिखी जाएगी। ये हम उन पर कोई शिकंजा नहीं कस रहे, हम उन पर चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। हम ये भी चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ खुद ही जवाबदेही का तय करे। ये कोई शिक्षा विभाग में नहीं हो रहा है, ये सभी विभागों में हम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा कड़वे होंगे लेकिन ये भविष्य में हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा प्रयास है कि हेल्थ सेक्टर जो आज निचले स्तर का हो गया है, टांडा से रेफर हो जाता है, PGI पहुंच जाता है, सारी जगह रेफरल हॉस्पिटल बन गए हैं। गरीब की जेब से पैसा निकलता है, जब गरीब की जेब से पैसा निकलता है तो वो सोचता है कि किसी तरह मेरी जान बच जाए, मेरी जमीन बिक जाए पर मेरी जान बच जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके पास आज वो मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं है जो दिल्ली में आपको उपलब्ध होती है। आज आपके जो मेडिकल कॉलेज है वह 20 साल पुरानी CT स्कैन की मशीनें हैं। आज कोई CT स्कैन के लिए जाता तो 3 महीने उसको लाइन पर खड़े होकर लगना पड़ता है, 3 महीने बाद नंबर आता है। अब जब 3 महीने बाद नंबर आएगा तो सोचिए वो बीमारी आपकी कितनी तेजी से बढ़ेगी। हमने इस दृष्टि से सोचना शुरू किया और मैंने इस बार बजट में और जगह कट करके कहा कि हर जगह हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी होगी। जो दिल्ली के एम्स में मिल रही है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को भी मिलनी चाहिए। और मैंने उसके लिए अभी जो टांडा का मेडिकल कॉलेज है, जो वर्ल्ड क्लास 3 टेस्ला CT स्कैन मशीन है, IGMC का मेडिकल कॉलेज है,
नेयर चौक का मेडिकल कॉलेज है, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए तकरीबन मैंने अभी 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किया और जल्दी वो मशीन इसके लिए आएगी। अब ये पैसा आता कहां से है? कोई सरकार ये नहीं चाहती कि अपनी जनता को दुखी करे। कोई सरकार ये सोचती है कि मैं दोबारा से चुनाव जीत कर आऊं और दोबारा से मेरे को कुर्सी मिले। लेकिन हमने ये फैसला आपके लिए इसलिए किया कि आपको समझना होगा, आपको लुटाने के लिए कुछ भी लुटा सकते हैं, तो आपको धोखा दे रहे हैं। हर 100 रुपए में से 70 पैसा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पे और ब्याज और मूलधन पर खर्च हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि हमें कर्जा उठाने के लिए कर्जा चुकाना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए हुआ कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को लुटाते गए, जनता की संपदा को लुटाते रहे, गरीब गरीब होता गया और धनवान बहुत बड़ी अधिक पैसे वाला हो गया। गरीब के हाथ में कुछ नहीं आ रहा, आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं आ रहा, किसान के हाथ में कुछ नहीं आ रहा। जब हमने उन दरवाजों को बंद करना शुरू किया तो निश्चित तौर पर उन व्यक्तियों को जरूर तकलीफ हुई होगी जो व्यक्ति प्रदेश की संपदा को लूटते आ रहे थे, आपके पैसे को लूटते आ रहे थे। पर मैं इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में गरीब को उसके घर के दरवाजे के 15-20 किलोमीटर के दायरे में अच्छा इलाज मिले, अच्छी शिक्षा मिले, पीने का अच्छा पानी मिले। जो आपके पीने के पानी की शर्त थी कि 70 लीटर एक परिवार को मिलेगा, हमने उसको भी बढ़ाकर 135 लीटर किया। और मैंने कहा कि ये चुनने की बोरियां और क्लोरीन की बोरियां जो टैंकों में डाल देते हैं और पानी पीने के पानी की स्मेल भी क्लोरीन वाले पानी से आती है, चुनने वाली पानी से आती है, इसको बंद कर दिया जाए। जब टेक्नोलॉजी की बात की गई तो कहा कि करोड़ रुपया खर्च होगा। हमने फैसला लेना था, पैसे थे नहीं, लेकिन हमने फैसला लिया कि अब क्लोरीन और आने वाले समय में ये जो चुनना टैंकों में डालकर आपके नलके में जो पानी आता है जिसमें स्मेल लगी पड़ी होती है, आप पानी पी लेते हैं लेकिन उस पानी में स्मेल होती है और उस पानी से ना जाने आपके शरीर में कौन सी बीमारी पैदा हो जाती है। जैसे जैसे शरीर आपका बुढ़ापे की तरफ जाता है और इस प्रकार पानी से बीमारी पैदा हो सकती है। तो हमने उसमें लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी यूवी का इस्तेमाल करने के पूरे प्रदेश में हमने आदेश दिए। आपको भी स्वच्छ जल मिले। सिर्फ दिखने वाला पानी गिलास में साफ नहीं होता। आप ये सोचे कि ये दिखने वाला गिलास में पानी साफ है और मैं पीकर अपनी प्यास बुझा रहा हूं। आपके पास क्वालिटी लाइट नहीं है, पढ़ने के लिए जो आपके चश्मे लग रहे हैं वो भी अच्छी लाइट नहीं है। ये एक समय था सुविधा चाहिए होती थी कि गांव में लाइट पहुंचे। ये कब कैसे होगा? कौन इसको लेकर आएगा? कौन इस पर विचार करेगा? ये जनता को सोचना होगा। जनता में सरकारें चुनने का अधिकार लोकतंत्र में आपको दिया है। आप सरकार चुनते हैं। सरकार का दायित्व है कि आपको इन सब चीजों से अवगत करवाए और ये सोचे कि हमें आने वाले समय में हमें अच्छा पीने का जल मिले, अच्छी शिक्षा नीति मिले, अच्छे हेल्थ सेक्टर में मिले, अच्छी रोशनी मिले और बच्चे पढ़ लिख कर हौसले से कहे कि मैं किसी भी नौकरी के लिए तैयार हूं। आज जो भी नौकरी निकलती है वो सरकारी नौकरी की तरफ हम दौड़ते हैं। क्यों नहीं हम ऐसी नौकरियों के हम और रास्ते पैदा करते हैं? वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बच्चों में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी हम छोड़कर चले गए। मैं भी आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं और मैंने ये देखा है जब आत्मविश्वास टूटता है उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और जब किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाए वो अपनी राह को सीधे दरों पर चल नहीं पाता। आज समय है और इस समय को आपको समझना होगा, इसके साथ परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर आप परिवर्तन लाते हैं, हिमाचल प्रदेश 2027 में समृद्धशाली प्रदेश होगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर और समृद्धशाली राज्य बनेगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी साथ देना होगा सरकार का। हम छोटी छोटी चीजों में फंसकर राजनीतिक लाभ के लिए उसमें अपनी भावनात्मक बातों में बह जाते हैं। आज किसको कमी है? हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की सरकार गरीब है। जब हमने आंकलन किया तो 28 लाख गाड़ियां हैं। हिमाचल की जनता अमीर है।
यहां सरकार गरीब है, जनता अमीर है। जब हमने फैसले लिए, हमने पाया कि बड़े बड़े होटलों को 1 रुपए की सब्सिडी में दी जाती। होटल के कमरे का किराया 2000, 3000, 4000। बाली जी को क्यों सब्सिडी मिले, इनके होटल में है। बाली जी ने बोला मैं खुद ही तय कर देता हूं। 1 रुपए पर यूनिट। 1 रुपए पर यूनिट का मतलब है कि जितने भी इनकम टैक्स में पेई है, गोमा जी बैठे हैं, जो भी होटल पे बैठे हैं, इनको क्यों सब्सिडी मिले। वाइल्ड फ्लावर हॉल को क्यों सब्सिडी मिले, क्यों सब्सिडी मिले? वो जनता का पैसा है। हमने उस पर फैसला किया कि कमर्शलाइज जो भी 5 लोड जो कमर्शलाइज जो भी कनेक्शन लगे होंगे उसको हम सब्सिडी विड्रॉ कर रहे हैं। पीने के पानी के बड़े बड़े बिल माफ कर दिए गए पिछली सरकार ने चुनाव जीतने के लिए। वो किसके पैसे थे? वो आपके पैसे थे। इसलिए हमने कहा कि जो गरीब है उसको ऊपर उठाने के लिए हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी देंगे। जो धनवान है, जो अमीर है, क्या वो अपनी जेब से, जिस समाज से उसने कमाया है, उस समाज को वापस करने का अधिकार भी उन्हीं व्यक्तियों का बनता है कि आज आप धनवान बन के इनकम टैक्स करोड़ों का दे रहे हैं तो किसी प्रकार की सब्सिडी ना लें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या किसी को 100 रुपए पानी का बिल देने में दिक्कत है? महीने का 100 रुपया, 3 रुपए पर डे के हिसाब से कोई दिक्कत होगी? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 100 रुपया अगर कोई पानी का बिल देते तो आपको अच्छा पानी मिलेगा जिसके घर में नलका लगा है। नहीं तो आपको पानी वैसे ही चलता रहेगा, सरकारें आती रहेगी, पीते रहेंगे। कोई बीमार हो गया तो उसके लिए तो आप 3 की जगह 3 रुपए पर डे के हिसाब से देने की जगह 3000 रुपया पर डे के हिसाब से भी खर्च करने में पीछे नहीं हटेंगे। अब समय बदल रहा है और उस बदलाव के साथ हिमाचल की जनता को चलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बार बार कहा है, कई बार अखबारों में आता है, सोशल मीडिया में चर्चा हो जाती है, कई चर्चाएं मैं देखता हूं, कई टिप्पणियां हमारे पर व्यक्तिगत की जाती कि यहां गए जी समोसा खा लिया, कई मुर्गा की बात आ जाती है। आप प्रदेश को यह बताइए कि इस जनता के खजाने को आपने 5 साल पहले क्यों लुटा दिया? आप प्रदेश को ये बताइए, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि आपने राजनीतिक लाभ के लिए डबल इंजन की सरकार होकर भी प्रदेश की जनता को कंगाली के दरवाजे पर पहुंचाने का अगर कार्य किसी सरकार ने किया है, गरीब को कंगाली के दरवाजे में पहुंचाने का काम किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। धनवान धनवान होता गया, गरीब और गरीब होता गया। इसीलिए हमने कई फैसले किए हैं, 100 के करीब नियम बदले हैं ताकि एक अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जाए। आपदा प्रदेश में आई, भयंकर आपदा आई 2023 में, केंद्र की सरकार से कोई पैसा नहीं मिला। 23,000 घर पूर्णतया या आंशिक रूप से टूट गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता था। मैं जानता हूं कि प्रदेश की जनता में एक पक्का घर बनाने के लिए दिन रात की और कई सालों की कमाई लग जाती है। अब जिसका पक्का घर बह जाए, पीने के पानी का गिलास तक ना बचा हो, उन परिवारों को तो बसाने का दायित्व राज्य सरकार का है। हमने 4500 करोड़ रुपए का अपना आर्थिक राहत पैकेज दिया और उसमें हमने प्रत्येक परिवार के लिए जिसका घर बहा था, कोई पार्टी नहीं देखी गई, कोई धर्म नहीं देखा गया, कोई जाति नहीं देखी गई, सिर्फ देखा गया कि 23,000 परिवार हिमाचल प्रदेश की हम परिवार है, इस समाज के परिवार है, इन घरों को बसाने का जिम्मा हमारा है। हमने उनके लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिए और 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की सहायता राशि उनको दी। आप इंतकाल करवाने जाते थे, पटवारी आपको काफी दिनों बाद डेट देता था, इंतकाल के लिए पटवारी साहब नहीं आते थे, कानगो साहब नहीं है, पटवारी साहब नहीं है। तकरीबन 2 लाख इंतकाल हमने 2 साल में किए, जो पिछले 4-4, 5-5 साल से नहीं होते थे। उन्हें फैसला सुनाया गया कि अगर आप सारे इंतकाल, पार्टीशन और डिवीजन को सही समय पर नहीं करेंगे तो आपकी ACR में एंट्री होगी और उसमें तेजी से काम किया जा रहा है। आने वाले समय पूरे राजस्व डिपार्टमेंट का
हम कंप्यूटराइजेशन करने जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन जोरों से चला हुआ है। आपको घर बैठ के जमाबंदी मिलेगी, आपको घर बैठ के आपका ततीमा मिलेगा, आपको घर बैठ के आपकी डिमार्केशन की डेट मिलेगी और उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। ये परिवर्तन हमने 2 साल में करने जा रहे हैं। पीने के पानी की योजनाओं में भी हम जल्दी से अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको इस बजट के द्वारा हम आगे लाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो। और कांगड़ा जिला को मैं कहना चाहता हूं, कांगड़ा जिला में कोई राजनीतिक पद महत्वपूर्ण नहीं होते, कांगड़ा की जनता की सेवा करना सबसे महत्वपूर्ण होता है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। ढगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बनने जा रहा है, जहां तकरीबन 1.5 लाख लीटर दूध हर दिन प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद 1.5 लाख 3 लाख तक उसकी कैपेसिटी होगी। तो क्या सरकार इस बारे में सोचती नहीं? सोचती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरी योजना से कम कांगड़ा जिला में 3 लाख लीटर दूध पैदा करने वाले परिवार सम्मिलित होंगे। और वो योजना कोई जबरदस्ती नहीं थोपी जाएगी, आप खुद स्वीकार करेंगे। आप देखते जाइए आपका भविष्य और आपकी आर्थिक समृद्धि, आपके हाथ में पैसा कैसे आने वाला है। आज मैं कांगड़ा में इतना ही कहते हुए मैं ये कहूंगा कि एक आपने कहा कि कांगड़ा सब डिवीजन में निशु मोंगरा जी और सुरेंद्र काकू जी, ये मेरे साथ युवा कांग्रेस में भी अध्यक्ष थे, जिला कांग्रेस में भी अध्यक्ष थे। ये मेरे साथ युवा कांग्रेस का, मैं जब स्टेट का प्रेसिडेंट था तब ये मेरे जिला के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो आपको कांगड़ा का सब जो डिवीजन है उसको खोलने की मैं घोषणा करता हूं। और ये एकेडमिक सेशन जो हमारा बजट सेशन है उसमें घोषित हो जाएगा और आपके लिए पोस्टें भी हो जाएगी। और ये पानी की जितनी योजनाएं इन्होंने बोली है और एक पुल की जो योजना बोली और कॉलेज की जो यहाँ के हमारे प्रधान मिले थे, कॉलेज में अगले एकेडमिक सेशन से क्लासेस, उनके कॉलेज में अगले एकेडमिक सेशन से क्लासेस भी शुरू कर दी जाएगी। और अभी कॉलेजों का भी युक्तिकरण हो रहा है, ITI का भी युक्तिकरण हो रहा है, पॉलिटेक्निकल का भी युक्तिकरण हो रहा है। हो गया मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम बिल्डिंग बना देते हैं, बच्चे उसमें होते नहीं है, फिर टीचरों की नियुक्ति होती है। तो हमने कहा कि स्टूडेंट्स टीचर रेशियो भी पता होना चाहिए। तो इस दृष्टि से हम बहुत परिवर्तन करने वाले हैं, लेकिन वो परिवर्तन आपके हित के लिए होगा, आम लोगों के हित के लिए होगा, किसान के लिए हित में होगा, महिलाओं के सम्मान के हित में होगा, मजदूरों की मजदूरी बढ़े इसके हित में होगा, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। हमने पिछले 2 साल में 31,000 नौकरियां निकाली। मुझे खुशी है कि पिछले कल ही कांगड़ा में वन मित्र का भी रिजल्ट निकला। 2061 पोस्टें वन मित्र की निकाली गई। 6,000 टीचर्स JBT, TGT नॉन मेडिकल, TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल लेक्चरर्स के निकाले गए, जिसमें 3,000 में भी नियुक्तियां होने जा रही है। 1200 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है। और अभी जब हेल्थ का कैडर हमारा अलग हो जाएगा तो उसमें तकरीबन प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमने रेशो सिस्टर स्टाफ नर्स का और पेशेंट के रेशो के आधार पर हमने पोस्टें स्वीकृत करने की बात कही है। और तकरीबन 700 के करीब पोस्टें अभी हमारी स्टाफ नर्सेस की निकलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में 20,000 नौकरियां निकाली, जिसमें से आधी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर बेचारे युवा पीढ़ी खाते रहे। हमने उनको सेटल करवाया, उनको नौकरियां दिलाई। इसलिए हम ये कहते हैं कि कांग्रेस जो पार्टी जो है वो आपके भलाई के लिए योजनाएं लेकर आ रही है, आपके कल्याण के लिए योजनाएं लेकर आ रही है। और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग आजादी के बाद से जितने भी अधिक चुनाव हुए, 3-4 चुनावों को छोड़कर, आपने कांग्रेस का साथ दिया है। ये ठीक है कि यहां पार्टी नेता बदलते रहे, लेकिन आप कांग्रेस के साथ खड़े रहे। निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में मेरे कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में और भी दौरे होंगे।
और मैं आप जो मांगेंगे, जो एक पुल की भी बात कही है, वो पुल का नाम अभी इसमें लिखा है, लेकिन मैं उसमें कहूंगा कि आने वाले नहीं बनाने वाला भी कहा है कि 10 पंचायतों को जोड़ने का कौन सा। अच्छा, जिलाड़ी खाट टूट गया था, टूट गया। और आपके जो अच्छी जगह होगी वहाँ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा, और वहाँ 5-6 जो गवर्नमेंट के स्कूल है, ये कंसेप्ट क्या है मैं समझाना चाहता हूँ कि इसके इर्द गिर्द जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं 5-6 वो बंद हो जाएंगे, और वहाँ स्कूल में पूरे टीचर साइंस के मिलेंगे, पूरे टीचर कॉमर्स के मिलेंगे, पूरे टीचर मेडिकल के मिलेंगे, और प्री नर्सरी से लेकर सभी टीचर्स को पढ़ाया जाएगा, और दिन का खाना भी उसी स्कूल में मिलेगा, और शाम को वो अपने माता पिता के पास जाए। और तकरीबन इस प्रकार के स्कूलों में हम मिनिमम 10 करोड़ से ऊपर का ज्यादा हम खर्च करने जा रहे हैं प्रत्येक स्कूल में, और आने वाले 5-6 सालों में हमारे सारी सरकारी स्कूलों का नक्शा परिवर्तित होगा। पर इसके लिए समय लगेगा। जो नीति आज बनती है, जो सोच आज विकसित होती है, वो समय लगता है, और समय के अनुसार जब वो नीति कारगर साबित होती है तो आप देखेंगे कि युवा बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड भी बनेगा। ये सब चीजें हम उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। ये इन बातों का मैं धन्यवाद करता हूं। और काकू जी, ये 33 कीवी का सर्वे हमारा करवाया जाएगा। सर्वे करने के बाद हम करेंगे और देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइट जहां भी होगी, कहीं अगर देना होगा तो ये सब चीजों को मैं देखूंगा। अगर वहां लाइट की क्वालिटी ठीक नहीं हुई तो हम उसको उपलब्ध करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके